इनको देखिए बैनर थोड़ा सा सेटिंग करनी थी, लेकिन अब ठीक है, अब जैसे गया गया है। क्या करना है? कट रहा है ना, तो अब उसको कर नहीं पाएंगे, वो मॉडिफाई करना पड़ता है, इतनी हड़बड़ी भी नहीं होता है। डिजिटल वाला अभी लगा दिया है काम चलने के लिए। होस्ट सबको लिंक करेंगे, हम लोग अपने आप नहीं जा सकते। आइए आइए। हम स्टार्ट करें? अभी ऐसे स्टार्ट करें मैम? मैम आ गई हैं? नहीं मैडम, नहीं। बीए थर्ड ईयर से ऋषिका घोष है, सुप्रिया राय, निकिता सिंह, प्रीति वर्मा। आप लोग प्रेजेंट हैं? हाँ ऋषिका है। ओके ओके। और सुप्रिया राय, निकिता सिंह, प्रीति वर्मा। यस मैम, प्रीति वर्मा। ओके, सुप्रिया राय, निकिता सिंह। सेकेंड ईयर से शिवानी, अदिति यादव, आंचल पांडे, प्राची शर्मा। प्रेजेंट हैं? ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदरणीय प्राचार्य, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता सिंह मैम, शिक्षा शास्त्र विभाग की कन्वीनर डॉक्टर काजल देव मैम, डॉक्टर आशीष मिश्र, डॉक्टर रमा गुप्ता, आईआईसी के कन्वीनर डॉक्टर अनुराग पांडे, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव मैम, आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज का कार्यक्रम इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल एवं शिक्षा शास्त्र विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि विदित है कि आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। वर्ष 2008 से प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं महान शिक्षाविद थे। शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षा शास्त्र विभाग की छात्राएं आज अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगी, जिसका मूल्यांकन हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता सिंह मैम द्वारा किया जाएगा। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में 2018 से कार्यरत हैं। इससे पूर्व आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत थी। 12 वर्ष के अध्ययन अध्यापन के दौरान आपके 4 पुस्तकों सहित 20 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपने गुरु घासीराम विश्वविद्यालय से एमएड में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वर्तमान में आपके द्वारा आईसीएसएसआर के इम्प्रेस स्कीम के तहत मेजर प्रोजेक्ट में कार्य किया जा रहा है। अब मैं अपनी शिक्षा शास्त्र विभाग की कन्वीनर डॉक्टर काजल देव मैम से आग्रह करूंगी कि वे मैम का औपचारिक रूप से स्वागत करें एवं छात्राओं का मार्गदर्शन। मैम हाँ मैम है।
सॉरी, म्यूट था। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मैं आज की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुनीता सिंह जी का अपने महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के इस अवसर पर वैसे तो ये फॉर्मल वेलकम हमारी प्राचार्य द्वारा डॉक्टर दीक्षा बैनर्जी के द्वारा किया जाना है, लेकिन वो अभी कुछ कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए थोड़ी देर बाद वो ज्वाइन कर पाएंगी। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है इसके विषय में डॉक्टर माधुरी ने अभी इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारी जो छात्राएं हैं बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर की छात्राओं के द्वारा रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन ही होगा और इसका इवैल्यूएशन या इसका जजमेंट आपके द्वारा होना है और आपसे ये हम सभी की को यही आशा है कि आप अपने कुछ विचार भी हम सबको और हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, जिससे हम लोग भी काफी लाभान्वित होंगे। तो आपका फिर से हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और सभी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे और डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और आईआईसी के कन्वीनर डॉक्टर अनुराग पांडे हैं, सभी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, डॉक्टर अर्चना पॉल भी अभी जुड़ने वाली हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अभी जोड़ूंगी। मैं सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब बीए थर्ड ईयर की छात्रा सुप्रिया राय अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करेंगी। सुप्रिया राय। सुप्रिया, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। सुप्रिया नहीं है, फिर ऋषिका घोष। ऋषिका घोष, आप प्रेजेंट हैं? हाँ बेटा, अपना आप रिसर्च पेपर प्रेजेंट करिए। Good afternoon, professors. Myself Rishika Ghosh of BA third year. My research paper is on topic contribution of educationists in the field of education and its relevance in present time. Introduction of Mahamana Madan Mohan Malviya is that he was one of the great souls of modern India. He was wholeheartedly devoted to the cause of universal good. His philosophy is derived from the learning, understanding, teaching, and interpreting of the Bhagavad Gita. He founded the Banaras Hindu University in February 1916. Some contribution of Madan Mohan Malviya: he was the one who popularized the term Satyamev Jayate, which means truth along the trends. He served as the university vice chancellor for some 2 decades, 1919 to 1938, and remained active at the school until his death. There are 3 main aims of education according to Malviya ji. There are moral and religious education, to earn wealth and to enjoy pleasures of life. Spiritual development in such a manner that the individual may realize himself and understand the interrelationship between himself, God and nature. Some types of education according to Malviya ji. Education in Sanskrit, Malviya ji had great faith in the potential of Sanskrit in developing the character of an individual. So he was a favor of teaching Sanskrit literature such as Veda, Smrityas, Dharmashastra, Veda, Vedanta, Puranas, and history. Relevance of education in present time.
Malviya ji has taught value-based education to the world, which is still relevant in the Indian subcontinent region. While the education system introduced by Malviya ji is not only based on Eastern norms and values, but it is equally incorporating modern ideas and scientific knowledge. We need to follow the footsteps shown by Malviya ji, whose education system incorporate moral values and character. Thank you. ओके, हाँ, ओके ऋषिका। शुक्रिया भी नहीं आई ये लग रहा। सेकंड है निकिता सिंह, बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट है निकिता सिंह। आप अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करिए। अच्छा चलिए निकिता। Hello, good निकिता afternoon. सिंह, Good afternoon, ma'am, sir, professors. Hello, निकिता अपना वीडियो मैम। ऑन करो बेटा। मैम यहाँ नेटवर्क बहुत पुअर है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, चलिए मैम ठीक है, इंट्रोड्यूस करें? ठीक है, वीडियो ऑफ करके प्रेजेंट कर सकती हैं आप। मैम प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो वो ऑफ कर देंगे। मैम इंट्रोड्यूस करें? ओके ओके, ठीक है निकिता। आई एम निकिता, आई एम कुमारी निकिता सिंह, बीए थर्ड ईयर। मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताऊंगी। प्रस्तावना। भारत की आज एक, हेलो, और बच्चे अपना म्यूट कर लो बेटा। मैम बहुत आवाज आ रही है। एक मिनट म्यूट करा रहे हैं सभी का। आशीष सर आप म्यूट कर ओके मैम। दीजिए। निकिता आप अपना अनम्यूट करके प्रेजेंट करिएगा, ठीक है। ओके निकिता प्रेजेंट करिए। अनम्यूट कर लो। यस मैम, भारत की आज युवा राष्ट्र के रूप में पहचाने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय और विश्व इतिहास के उन महान व्यक्तियों में से हैं जो राष्ट्रीय जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने में एक अमृत धारा की भांति हैं। स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व और विचार में भारतीय संस्कृत परंपरा के सर्वश्रेष्ठ तत्व निहित थे। स्वामी जी के व्यक्तित्व और विचार में भारत के लिए वरदान था। उनका व्यक्तित्व विशाल समुद्र की भांति था। वे आधुनिक भारत के एक आदर्श प्रतिनिधि होने के अतिरिक्त वैदिक धर्म एवं संस्कृत के समस्त स्वरूपों के उज्जवल प्रतीक थे। प्रखर बुद्धि के स्वामी और तर्क विचार और जलते दीपक की तरह प्रकाशमान थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में बंगाली कश्यप परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकील थे। इनके वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। इनके घर का वातावरण धार्मिक था, इसीलिए स्वामी जी को भी धर्म कर्म पूजा पाठ में विशेष रुचि थी। उनकी माँ भुवनेश्वर देवी भी बड़ी बुद्धिमान, गुणवत्ता एवं परिकारी थी, परोपकारिक थी। वह उन्हें रामायण, महाभारत तथा पुराण सुनाया करती थी। इन्हीं धार्मिक चर्चाओं का उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और वह बड़े महात्मा बन गए। उनकी महात्मा एवं धर्मनिष्ठा किसी से छिपी नहीं। सन 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वे अमेरिका गए और वहां जाने से पूर्व भी उन्हें अपना नाम विवेकानंद रखा। उन्होंने शिक्षा को अपनी देश की गरीबी, दरिद्रता एवं दुख का कारण बताया और भारत के नागरिकों को शिक्षा कैसी हो इस पर विचार व्यक्त किया। विदेशों में घूम कर हिंदी धर्म का प्रचार करा। देश एवं स्वयं का नाम कमाया। 4 जुलाई सन 92 में यह महात्मा संसार के हिंदू धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करके अल्पायु में ही परलोक सुधार गए। सॉरी मैम, थोड़ा मिस्टेक हो गया मैम यहाँ पे।
कंक्लूड कर दीजिए निकिता। हाँ, अब बेटा कंक्लूड कर दीजिए इसको। हम कंटिन्यू करें आगे। हाँ, आप बता दीजिए वर्तमान समय में जो प्रासंगिकता है इनकी शिक्षा में योगदान की, शिक्षा उसको बता दीजिए। मैम शिक्षा दर्शन में आधारभूत सिद्धांत थे इनके। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं का समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों के द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों के द्वारा देनी चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश की प्रगति के लिए तकनीक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करानी चाहिए। शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जानी चाहिए। शिक्षा एवं छात्र संबंधित अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों का स्थान देना चाहिए। धन्यवाद मैम। हेलो मैम। ओके निकिता। अब सुप्रिया राय, बीए थर्ड ईयर से Yes. सुप्रिया राय। हाँ बेटा, आप अपना पेपर प्रेजेंट करिए। Okay, okay मैम। प्रेजेंट करिए। ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम, सर एंड जो भी वीडियो लोग ऑन इस कर लो। मीटिंग में प्रस्तुत हैं। बेटा ओके मैम। वीडियो ऑन हो सकती है? यस यस मैम। मैम सबसे पहले मैं गुड आफ्टरनून बोलना चाहूँगी जो भी लोग इस मीटिंग में प्रस्तुत हैं। मैम हमारे रिसर्च पेपर का टॉपिक है विश्व के प्रमुख शिक्षा शास्त्रों का शिक्षा में योगदान एवं उनकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता। तो मैम उसमें मैं मारिया मोंटेसरी जी की शैक्षिक पद्धति और उनकी शैक्षिक विधि को बताना, शैक्षिक पद्धति और उनके प्रमुख सिद्धांतों को बताना चाहूँगी। मैम उसके पहले मैं शिक्षा को बताना चाहूँगी संक्षेप में कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। और जैसा कि फ्रॉबेल ने बताया था कि शिक्षा जो है वह एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंतर्निहित जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उसको बाहर प्रकट करती है। और स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो और मैम ऐसे ही अनेक लोगों ने शिक्षा को परिभाषित किया है और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शिक्षा शास्त्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनमें से मारिया मोंटेसरी भी एक हैं। उन्होंने मंद बुद्धि वाले बालकों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया और इनका जन्म 1870 में इटली में हुआ था। और इन्होंने ये एक प्रसिद्ध एवं शिक्षित परिवार से संबंधित थी। और इन्होंने रोम विश्वविद्यालय से चिकित्सा में एमडी की उपाधि प्राप्त की थी। और इन्होंने जब देखा कि मंदबुद्धि बालकों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया तो इन्होंने ये पाया कि इनके पिछड़ेपन का कारण इनकी इंद्रिय शक्तियों का कमजोर होना पाया गया। और इन्होंने ये भी देखा कि तत्कालीन जो शिक्षा पद्धति है वो तत्कालीन जो शिक्षा पद्धति उसकी एक प्रमुख कमी ये है कि ये सभी विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा देती है जिससे उनका मंदबुद्धि बालकों का पिछड़ना स्वाभाविक होता है। और इसलिए इन्होंने अपनी शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया जिसे मॉन्टेसरी पद्धति कहा गया। और इनकी एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन्होंने अपनी पद्धति में ये बताया कि मतलब इनकी पद्धति ऐसी थी जो 6 वर्ष के मंदबुद्धि बालकों पर लागू की जा सकती थी, वही 3 वर्ष के मतलब 3 वर्ष के सामान्य बुद्धि बालकों पे भी लागू की जा सकती थी। और फिर इन्होंने अपनी विधि के संदर्भ में एक पुस्तक मॉन्टेसरी मेथड की रचना की थी। इन्होंने 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर भारत भी ये आई थी और इस अपनी विधि के संदर्भ में अनेक व्याख्यान प्रस्तुत किए इन्होंने। और मद्रास में ये इन्होंने मॉन्टेसरी संघ की स्थापना की और अहमदाबाद में बड़ी संख्या में अध्यापकों को इन्होंने अपनी विधि के संबंध में उन अध्यापकों को प्रशिक्षित किया। और इनकी जो मॉन्टेसरी ने जो अपनी पद्धति में शिक्षा के सिद्धांत बताए थे वो ये हैं: स्वतंत्रता का सिद्धांत, मनोविज्ञान का सिद्धांत, स्व शिक्षा का सिद्धांत, आत्म अनुशासन का सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा। और
स्वतंत्रता का सिद्धांत में इन्होंने बताया कि पहला सिद्धांत दैनिक जीवन की सामान्य क्रियाकलाप में बच्चों को स्वतंत्र बनाना। और इनका ये मानना था कि अगर मस्तिष्क का अल्प विकास होता है तो बुद्धि की जगह इंद्रिय प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। अगर शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों में खराब अंग या इंद्रिय की कमी को पूरा करने हेतु इन्होंने ये माना कि इन दूसरे इंद्रियों के प्रयोग को पर गहन परीक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा नेत्रविहीन है तो उसकी स्पर्श शक्ति को विकसित करना चाहिए। और दूसरा इनका सिद्धांत मनोविज्ञान का सिद्धांत था। मनोविज्ञान के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक विधि से तात्पर्य होता है शैक्षिक प्रक्रिया बच्चे के मानसिक विकास के स्तर तथा उसकी रुचि पर निर्भर करती है, न कि पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं पर और न ही अध्यापक के कार्य योजनाओं पर। इन्होंने बताया मॉन्टेसरी ने कहा कि शिक्षा से तात्पर्य बच्चे के जीवन के सामान्य विस्तार हेतु की गई क्रियाशील सहायता है। इस प्रकार इन्होंने ये कहा कि जो बच्चे द्वारा विकास की आवश्यकता को महसूस किए जाने पर ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और इन्होंने स्व शिक्षा का सिद्धांत बताया। इसमें मॉन्टेसरी पद्धति में पुरस्कार नहीं होता है। इन्होंने ये कहा कि जब बच्चा स्वयं ही ज्ञान में कुशल हो जाए तो वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। और आत्मानुशासन का सिद्धांत, अब conclude इसमें कर इन्होंने दीजिए। बताया कि मनोवैज्ञानिक ओके मैम। मैम इन्होंने 3 तरह से बच्चों को प्रशिक्षित करने का सुझाव भी दिया था। व्यवहारिक जीवन के अभ्यास से इंद्रिय या संवेदी प्रशिक्षण थे, शिक्षा संबंधित कार्य। और इनकी जो मॉन्टेसरी पद्धति है वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता ये है कि ये खेल के प्रति अधिक झुकाव प्रदर्शित करती है और बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें इस विधि को विभिन्न स्कूल अपनी शैक्षिक रणनीति का हिस्सा मानते हैं। मॉन्टेसरी ने 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए डिजाइन की थी ये पद्धति, परंतु आजकल हाई स्कूल के चरण में भी लागू की जाती है। और जो हमारी वर्तमान शिक्षा है वो ग्रेड पर आधारित है, परंतु मॉन्टेसरी पद्धति इसके विपरीत इस पद्धति का है और इसका मुख्य उद्देश्य सीखना है, न कि केवल उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त करना है। ये पद्धति प्रारंभिक शिक्षा को बदल देगी और कक्षाओं को गतिशील बनाएगी, जिससे बिना रुकावट कक्षाएं 3 घंटे तक लगातार आयोजित की जा सकती हैं। थैंक यू मैम। ओके सुप्रिया। 1:40 पर ये मीटिंग एंड हो जाएगी, लेकिन इसी लिंक से वापस जुड़ जाना है सभी को। रिक्वेस्ट है सभी से। नेक्स्ट है हमारी BA 3rd ईयर की छात्रा प्रीति वर्मा। प्रीति। Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. हाँ, ठीक है। Good afternoon, everyone. Myself, Preeti Verma. I am a student of BA 3rd year. I am going to tell about Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। महात्मा गांधी भारत के एक महान विचारक, समाज सुधारक तथा शिक्षाविद थे। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। विश्व के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, परंतु उनका यह मानना था कि समाज की उन्नति हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है। उनका मूल मंत्र था सत्य, अहिंसा तथा सहयोग पर आधारित शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में मनुष्य को एकादश व्रत की ओर प्रवृत्ति करने पर बल दिया है। उनका शिक्षा दर्शन सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह पर आधारित है। शिक्षा की उनकी लोकप्रिय परिभाषा यह है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा का उत्तम रूप से सर्वांगीण विकास करना है। गांधी जी के लिए शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास से था। उनकी बुनियादी शिक्षा, शिल्प आधारित शिक्षा, नैतिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा की अवधारणा का वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर महान प्रभाव है। वे केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित करना है। धन्यवाद मैम।
ओके निकिता, वो सॉरी प्रीति, सॉरी। अब BA थर्ड ईयर से शिवानी अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करिए। BA सेकेंड ईयर की छात्रा शिवानी। गुड आफ्टरनून मैम एंड सर, मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, मेरा नाम शिवानी। वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं है तो ठीक, हाँ ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम एंड सर, मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, मेरा नाम शिवानी है। आज का मेरा टॉपिक है विश्व के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता। रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल में 6 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। वे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के कनिष्ठ पुत्र थे। कनिष्ठ पुत्र का मतलब वो सबसे छोटे थे। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान एवं उत्साही समाज सुधारक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में बोलपुर के पास अपनी साधना के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन, विश्व भारती, श्री निकेतन जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर को औपचारिक विद्यालय शिक्षा नाम मात्र की मिली, पर घर पर ही उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, चित्रकला आदि की श्रेष्ठ शिक्षा निजी अध्यापकों से प्राप्त की। 1901 में बोलपुर के समीप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में शांति निकेतन के नाम से पुकारा गया। उन्होंने अपने को पूर्णतः शिक्षा, साहित्य एवं समाज की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि, उस पुस्तक पर इन्हें 1913 में विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला। वे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। अब पूरा विश्व उन्हें विश्व कवि के रूप में देखने लगा। सन 1915 में इन्हें भारत सरकार ने इन्हें नाइट की उपाधि से विभूषित किया। महात्मा गांधी इन्हें गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। 1940 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें डिलिट की उपाधि प्रदान की। और इन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान भी लिखा और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। 1941 में इस महान कवि एवं ऋषि तुल्य रविन्द्रनाथ टैगोर का देहांत हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम होना चाहिए। उन्होंने सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान के सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित करना चाहते थे। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। रूसो की भांति टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। उन्होंने लिखा है, प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में आना चाहिए। टैगोर ने प्राचीन भारतीय आदर्श सा विद्यायाम विमुक्तये का समर्थन किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा में योगदान। टैगोर ने भारतीय संस्कृति को विश्व में फैलाया। पूर्व तथा पश्चिम में बंगाल संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। विश्व भारती जैसी संस्था की स्थापना करके अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप प्रदान किया। आज यह संस्था विशाल रूप में विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप धारण किए है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता, खेल, रचनात्मक तथा कलात्मक क्रियाओं को महत्व दिया।
सौंदर्य की शिक्षा के लिए ललित कलाओं की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने प्रकृति को जीवित शिक्षक माना और शिक्षा में प्राकृतिक वातावरण को महत्व दिया। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों का प्रभाव भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखाई देता है। सैडलर कमीशन 1917, बेसिक शिक्षा 1937, मुदालियर कमीशन 1953 तथा समाज शिक्षा योजना 1948 के शिक्षा संबंधी विचारों का आभास रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों में पहले ही मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता। शिक्षा मानव चरित्र का मूल आधार है। शिक्षा हमारे आसपास के जगत के विषय में जानकारी प्रदान करती है और राय एवं दृष्टिकोण बनाने में सहायता करती है। यद्यपि यह शिक्षा या अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। टैगोर के अनुसार जानकारी के माध्यम से लोग सशक्त बन सकते हैं, लेकिन वे सहानुभूति के माध्यम से अस्तित्व की पूर्णता प्राप्त करते हैं। सच्ची शिक्षा का उद्देश्य पूर्णता की यह भावना प्राप्त करने में मनुष्यों की सहायता करना होना चाहिए। शिक्षा के योग्य और नैतिक रूप से विचारशील व्यक्तियों का निर्माण होना चाहिए, जो मतभेदों से ऊपर उठने में सक्षम हो और जो जीवन एवं विविधता के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखते हों। इसके द्वारा सहानुभूति, सेवा और आत्म बलिदान की भावना विकसित करनी चाहिए। एक रूपता थोपे बिना लोगों के मध्य एकता पैदा करने की आवश्यकता है। एक रूपता व्यक्ति को समाज में प्रभुशाली प्रतिमानों का अंधा अनुकरण करने के लिए विवश कर सकती है। एकता शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण। जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी संकट आदि जैसी चुनौतियों के लिए सामूहिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से मुद्दे की ठीक है शिवानी। नेक्स्ट अदिति यादव, बीए सेकेंड ईयर से अदिति यादव। गुड मॉर्निंग मैम। वीडियो ऑन करो बेटा। यस मैम। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम आज महात्मा गांधी के मतलब शिक्षा संबंधित क्या विचार थे और उनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता थी उसके बारे में आपको बताएंगे। तो गांधी जी के शिक्षा संबंधित विचार ये थे कि गांधी जी ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे। उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करे तथा उसके नैतिक बनने के लिए प्रेरित करे। वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। अतः वर्धया योजना में उन्होंने प्रथम 7 वर्षों की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य किए जाने पर बल दिया। गांधी जी का यह मानना था कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा को अधिक रुचि तथा सहजता के साथ ग्रहण कर सकता है। अतः वे आरंभिक शिक्षा व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में दिए जाने के पक्षधर में थे। अखिल भारतीय स्तर पर भाषाई स्तरीकरण के लिए कक्षा 7 तक हिंदी भाषा में ही शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर में थे महात्मा गांधी तथा स्वावलंबन को महत्व दिए जाने के कारण गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि शिक्षा लोगों में कौशल को बढ़ावा दे ताकि वह लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से स्वावलंबी बन सके। और गांधी जी का शिक्षा के प्रति योगदान ये था कि गांधी जी ने बेसिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया और इन्हें शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने वाला और उसके सर्वांगीण उन्नति में योगदान देने वाला है। इसके लिए उन्हें किसी हस्तकारी या दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। गांधी जी ने अपने द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए हैं जो निम्न हैं। तो वो है कि हस्तकला एवं उद्योग, इसमें कताई, बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठकला, चर्म कार्य और पुस्तक कला आदि वगैरह सब आते हैं। फिर दूसरा है मातृभाषा, तीसरा है हिंदुस्तानी, उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदुस्तानी नहीं है।
चौथा है व्यवहारिक गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला, आचरण, शिक्षा और स्वास्थ्य विज्ञान। फिर आता है गांधी जी का शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या था। तो शिक्षा और उसके उद्देश्य से संबंध में गांधी जी ने जो विचार व्यक्त किए उन्हें हम कुछ ऐसे क्रम में लिख सकते हैं। तो पहला है कि तत्कालीन उद्देश्य और दूसरा है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। तो तत्कालीन उद्देश्य में महात्मा गांधी का कहना था कि 7 वर्ष का कोर्स समाप्त करने के बाद 14 वर्ष की आयु में बालक को कमाने वाले व्यक्ति के रूप में विद्यालय से बाहर भेज देना चाहिए। यह गांधी जी का प्रथम उद्देश्य है। और गांधी जी का दूसरा उद्देश्य बालक को व्यक्तित्व का विकास कराना है। तो जब तक मस्तिष्क और शरीर का विकास आत्मा की जागृति के साथ साथ न होगा, तब तक पहले प्रकार का विकास एकागी सिद्ध होगा। पूर्ण मनुष्य का निर्माण करने के लिए इन तीनों का उचित एवं सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण आवश्यक है। इसी प्रकार तीसरा उद्देश्य सांस्कृतिक, चौथा उद्देश्य चारित्रिक और पांचवा उद्देश्य आध्यात्मिक विकास आदि है। और गांधी जी के शिक्षा के संबंध में वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, तो इसके बारे में गांधी जी ने बहुत सारे गांधी जी के हैं। तो उन्होंने दिया है कि वर्तमान समय में भारतीय समाज की समस्याओं का एक बड़ा कारण व्यक्ति की भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई स्वार्थवादी प्रवृत्ति और नैतिकता का ह्रास है। ऐसे में शिक्षा द्वारा नैतिकता को बढ़ावा दिए जाने से इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। गांधी जी का आरंभिक शिक्षा में मातृभाषा को महत्व देने का विचार भी प्रासंगिक है। इससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहेगी और नामांकन दर में भी वृद्धि होगी। साथ ही शिक्षा को हस्तशिल्प तथा कौशल से जुड़े जाने से बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्या का समाधान होना तथा भारतीय अपनी जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठा सकेगा। किंतु 8वीं कक्षा के बाद ही शिक्षा को अंग्रेजी में प्रदान करने की बाध्यता वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। क्योंकि वर्तमान समय में अंग्रेजी का बड़ा ही महत्व है। इसके अलावा कक्षा 7 तथा हिंदी भाषा में शिक्षा प्रदान करने की बाध्यता गैर हिंदी क्षेत्र के लोगों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। किंतु इन्हें सीमा मानकर गांधी जी के शिक्षा संबंधित विचारों के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। और इसी तरह की गांधी जी के शिक्षा संबंधित विचार आज न केवल प्रासंगिक है बल्कि आज भी आवश्यक। थैंक यू मैम। ओके अदिति, अब नेक्स्ट है आंचल पांडे, बीए सेकेंडरी की छात्रा आंचल। आंचल रुक जाओ अभी। मैं हमारी प्राचार्य डॉक्टर दीपशिखा बनर्जी मैम का स्वागत करती हूँ और काजल मैम से आग्रह करती हूँ कि वे प्रिंसिपल मैम का फूलों द्वारा स्वागत करें। अब मैं हमारी प्रिंसिपल मैम से आग्रह करूंगी कि वे हमारी छात्राओं का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईआईसी का उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने आज एजुकेशन डे को इस पैंडेमिक कंडीशन के अंतर्गत से इतने अच्छे से मनाया है। तो दोनों ही विभागों का मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई के ये बात है और इनका मैं इस लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फिर मैं हमारे जो गेस्ट हैं वो सुनीता जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी हैं और इतनी वेल नोन है। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी के फिलॉसफी पे अपना शोध कार्य किया है और शिक्षा और दर्शन का एक जो
समावेश है उसको छात्रों में प्रोपेगेट करना, उसको प्रेजेंट करना एक साधारण चीज नहीं, क्योंकि दर्शन आदर्शवादी होता जरूर है पर वो जीवन में उतारना वही आवश्यक है। और आपका जो शोध जो क्षेत्र है, जो आपका एरिया ऑफ रिसर्च है, वो मुझे इसलिए प्रभावित किया क्योंकि आपने मदन मोहन मालवीय जी के आइडियल्स को एजुकेशन के साथ मिक्स करके उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और मैं ये जानकर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतनी ढेर सारे शोध पत्रिकाएं लिखी हैं और आपके 4 किताब। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. नेक्स्ट हाँ जी आंचल पांडे, बी सेकेंडरी की स्टूडेंट आंचल पांडे, आप अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करिए बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। वीडियो ऑन कर लीजिए। इसके बाद प्राची शर्मा तैयार हैं। यस मैम। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्माननीय गुरुजनों और को मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पे जो हमारी बहन लोग हैं उनको भी हमारा नमस्ते। आज का जो ये नेशनल एजुकेशन डे है उसके अवसर पर जो हम आयोजित हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है विश्व के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता। इसमें हमने अपना रिसर्च पेपर विवेकानंद जी पे तैयार किया है। विवेकानंद जी किसी के सिद्धांतों को जानने के लिए हमें सबसे पहले उनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे विवेकानंद जी के बारे में कुछ बिंदु। स्वामी विवेकानंद जी बड़े सम्माननीय हमारे आदर्श वो पहले थे और शायद वो विश्व मतलब हमेशा रहेंगे भी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति संवत 1920 को कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी और नरेंद्र के पिता और उनकी माता के धार्मिक प्रतिशील से तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद किया है। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरणों के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा बनी रही। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य विषयों के एक उत्साही पाठक थे। उनको बहुत अच्छा लगता था। उनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत हमारे धार्मिक ग्रंथों में उनकी बहुत रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षित देखा गया और उनकी कुछ कृतियां हैं जैसे संगीत कल्पतरूपी, कर्मयोग, राजयोग, वर्तमान भारत। और उनकी जो कल्पनाएं हैं, जो हमारे विवेकानंद जी उनकी कल्पनाएं हैं, जैसे विवेकानंद बड़े स्वप्रदिष्ट थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म का, जाति, वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा जाए। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद ने दिया उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों को के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श है। और उनकी यात्राएं, उन्होंने कई यात्राएं की हैं, जैसे
25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। जैसे हमारे भारत में गेरुआ वस्त्र का होता है सन्यासी, जो वो अपने परिवार से अलग हो गया हो, वो अध्यात्म में जुड़ गया हो, समाज सेवा में जुड़ा हो, और उन्होंने गेरुआ वस्त्र 25 अवस्था में ही धारण कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। विवेकानंद ने 21 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, तोयोहामा और टोक्यो समेत का दौरान किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1993 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधियों के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिकी के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखता था, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा न लगा। और वो शिक्षा में योगदान, विवेकानंद जी का शिक्षा में योगदान, उनके कई योगदान हैं शिक्षा में से। स्वामी विवेकानंद न केवल एक सामाजिक सुधारक बल्कि एक शिक्षक भी थे। शैक्षणिक विचारों में उनका योगदान सर्वोच्च महत्व का है। यदि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जाता है, स्वामी विवेकानंद शिक्षा के अनुसार जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करना चाहिए। सामग्री शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और भावात्मक, क्योंकि शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। उनके लिए शिक्षा पूर्णता का अभिव्यक्ति जो पहले से ही मनुष्य में है के रूप में परिभाषित है। उन्होंने सुझाव दिया कि मानव मस्तिष्क में सुधार करने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह मस्तिष्क में कुछ तथ्यों को भरने के लिए नहीं होना चाहिए। और उनके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे सामान्य शिक्षा के अभ्यास में, क्योंकि यह योग के अभ्यास में है, 5 बुनियादी सिद्धांतों में जरूर है। उद्देश्य, विधि, विषय, सिखाए और शिक्षक। उन्होंने इस तथ्य से आश्वस्त किया कि ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करके मानव मस्तिष्क में सभी ज्ञान का भी अभ्यास किया जा सकता है। और उनका जो ये शक्ति को अधिक समझ सकोगे जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा, और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे जब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। और जैसे उनके सिद्धांत हुए, शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। बालक बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देना चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों का स्थान देना चाहिए। शिक्षक एक छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा व्यवस्था की जाए। और उनकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता थी। जैसे उन्होंने कई बिंदुओं अपना रिसर्च पेपर अब कंक्लूड करिए, ठीक है आंचल? ओके मैम, जो उनके कुछ पॉइंट थे मैं बता दूं। हाँ, जैसे उन्होंने स्त्री पे दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्रियों की सभी समस्याओं के हल के लिए शिक्षा को ही मुख्य चाबी माना है। वह कहते हैं कि नारी को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह स्वावलंबी बन सके। उनकी आकांक्षा थी कि अपने देश में ऐसी स्त्रियां हों जो विदेशों में जाकर प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं उच्च आदर्शों की व्याख्या कर सके तथा वेदांत, गीता, रामायण, महाभारत आदि के विचार वहां व्यक्त कर सके। चरित्र शिक्षा, चरित्र निर्माण में विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हमारे विचार ऊंचे हैं तो चरित्र भी उच्च श्रेणी का होगा। उनका मानना था कि नवयुवकों में गुणात्मक सुधार कर देना ही वास्तव में शिक्षा है। और राष्ट्रीय शिक्षा, स्वामी जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि शिक्षा का प्रारंभ घर से होना चाहिए व उसका प्रसार बृहत समाज में होना चाहिए। वे शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहते हैं। वे उनका मानना था कि यदि राष्ट्र को महान बनाना है तो 3 बातें अवश्य हैं। सद्वृत्ति की शक्ति पर अड़िग श्रद्धा और अविश्वास और ईर्ष्या से मुक्त तथा सत्प्रवृत्ति एवं सत्कार्यरत। और इनके सब विचारों से निष्कर्ष जो निकलता है
स्वामी जी की शिक्षा दृष्टि भारतवर्ष के संदर्भ में बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। उन्होंने आज के और भविष्य के मनुष्य से संबंध रखने वाले लगभग सभी विषयों और मुद्दों पर बात की है। इस मामले में उनकी विशाल शिक्षा दृष्टि में राष्ट्रीय शिक्षा, धर्म शिक्षा, स्त्री शिक्षा, चरित्र शिक्षा, कृषि व्यवसाय की शिक्षा, धर्म एवं दर्शन की शिक्षा, बल विकास की शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों में सम्मिलित की है। और स्वामी जी की शिक्षा दृष्टि वर्तमान संदर्भ में काफी प्रासंगिक है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता, अंतरराष्ट्रीय एकता व शांति, संस्कृति, सद्भावना को भी एक दिशा प्रदान करती है। उन्होंने शिक्षा में जिन मूल्यों और उद्देश्यों की बात की है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हाँ, प्राची शर्मा, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा प्राची शर्मा। प्राची नहीं है। अब मैं डॉक्टर सुनीता सिंह मैम से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचारों से छात्राओं को लाभान्वित करें। डॉक्टर सुनीता सिंह मैम। आईआईसी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज में आज एजुकेशन डे पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं उन सबकी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, जिनको मैं देख पा रही हूँ, उसमें प्रिंसिपल महोदया दीपशिखा बनर्जी जी, अनुराग पांडे जी, सुषमा जी, आशीष सर जो मेरे साथ रिसर्च में भी और कई जगह हम लोगों ने आशीष जी के साथ कार्य किया है, उनको भी धन्यवाद प्रेषित है। क्योंकि जब कहीं दर्शन पर बोलने का मौका दिया जाता है। मेरी आवाज आ रही है क्या? माधुरी जी, मेरी आवाज आ रही है? कि आप जजमेंट भी कर दीजिएगा। अच्छा, पहले जजमेंट कर। ओके मैम, पहले आप अपना, मैम जैसा भी आपकी इच्छा हो, चाहे बाद में कर दीजिएगा, पहले आप अपना हम कुछ बच्चों को बता मैं जब अपना व्याख्यान दे रही होंगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जिनको मैंने सुना है उन सभी की बातों को सुनकर ही मैं कुछ बोलूंगी। कुछ नया दर्शन में तो नहीं है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मैं समझती हूँ जो भारत की भूमि है वो दार्शनिकों की भूमि है। और दर्शन जो है वो जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जो सिर्फ आदर्शात्मक नहीं है। अगर हम दर्शन को पढ़ते हैं तो हमारे शिक्षा के विषयों, शिक्षा की समस्याओं और हमारे जीवन की समस्याओं का आसानी से हल मिल सकता है अगर हमने दर्शन विषय की एक गहरी समझ बना ली। और गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप महर्षि महापुरुषों का अनुकरण करिए। अगर आप सन्यासी नहीं बन सकते, आप बहुत बड़े राजयोगी नहीं बन सकते, तो जो महापुरुष करके गए हैं उनका अनुकरण करिए। इस अनुकरण शब्द में और इस महापुरुष शब्द में इतना कुछ छुपा हुआ है कि आज जितनी भी 10 और 12 छात्राएं बोली हैं वो केवल उनकी बातों को नहीं बोल रही थी, बल्कि वो पुनः पुनः आज का दिन हमें ये याद करने के लिए मजबूर करता है कि हमारे सामने इतनी बड़ी लाइन खींची हुई है हमारे महापुरुषों ने, हमारे शिक्षा दार्शनिकों ने, जिसको अगर हम किसी एक लाइन को पढ़कर अपने जीवन में आत्मसात कर ले, और आत्मसात करने का तात्पर्य है अपने कृतित्व में लेकर के आए। जब मैं मालवीय जी पर रिसर्च कर रही थी, आई एम द पर्सन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and as a science person I am not aware about any philosopher, and firstly when I entered in BHU, then मैं उसके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर रुकी क्योंकि मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम काशी हिंदू विश्वविद्यालय जरूर पढ़ना। 1919 से 1947 तक वो जेल में रहे और उनकी MSc में मैं जब थी तो उनकी डेथ हुई और उनकी कहानियां सुनते हुए मैं बड़ी हुई थी। बट एज अ केमिस्ट्री पर्सन आई जस्ट लिसन एज एन स्टोरी। मैं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बातों को सुनती थी उनके मुंह से। और जब मैं 2000 में MSc कर रही थी तब उनका डेथ हुई। तो आई एम वेरी फाउंड ऑफ एंड आई एम वेरी अटैच्ड थ्रू माई फैमिली बैकग्राउंड that why visionaries do something else for education.
not only for the freedom of this country. वो सारे के सारे लोग देश को ब्रिटिशर्स से या और किसी इन्वेंटर से जो लोग आ रहे थे यहाँ पर, उनसे आजाद नहीं करा रहे थे, वो सभी शिक्षा की बात कर रहे थे। और उन्होंने मुझसे कहा तुम विश्वविद्यालय जाना, ये बीएचयू से जरूर कुछ पढ़ना। तो जब मैं वहां गई पढ़ने, तो मैं उसके गेट पर रुकी और मैंने सबसे पहले उसको प्रणाम किया, और प्रणाम करके मुझे लगा कि मैंने अपने दादाजी की बात मान ली। मैं यहाँ तक पहुंच गई, एक छोटे से शहर में, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ 90% मुस्लिम्स रहते हैं, उस कम्युनिटी के साथ मैंने तो सपना नहीं देखा था कि मैं बीएचयू तक पहुंचूंगी। मेरे पिताजी टीचर थे, फिर भी जब मैं वहां पहुंची तो मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि तुम मालवीय जी पर रिसर्च करो। It's very difficult to me as a chemistry person to understand philosopher and Malviya ji, who is the founder of BHU, and I just tried to satisfy my supervisor through my rigorous and intense reading that how Malviya create this educational epitome. And I'm not only studying Malviya ji at that time, I'm studying continuously the visionary who evolved in 1960s to 70. 1860 में जितने लोग पैदा हुए, 1860 से 70 के बीच में, मैंने उन सब की खोजबीन करना शुरू कर दी और भूल गई मैं एज अ केमिस्ट्री, बट आई ट्राई टू कनेक्ट the science and philosophy and religion, and what I find that there are the no opposite ways. Religion, science, philosophy are not antagonistic to each other. They are very parallel to each other, and each visionary have the scientific vision. Each visionary has the collective vision and the vision for the education. And why any country need any visionary? किसी country को visionary की क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि the wisdom, the answer of right and wrong, and what, why and how, क्या होना चाहिए पॉलिसी में, क्यों होना चाहिए पॉलिसी में, और कैसे इस देश की सोसाइटी निर्मित होनी चाहिए, सिटीजनशिप कैसा होना चाहिए, कैसा सोसाइटी का इंडिविजुअल बनना है, एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होना है, एक राष्ट्र कैसा होना चाहिए आजादी के बाद, कैसा देश हम बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ एक विजनरी थॉट से आता है। और इसमें हमारे पास अरविंद घोष, पंडित मदन मोहन मालवीय, टैगोर, स्वामी जी, सभी लोगों ने, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो कहते हैं वेदों की ओर लौटो, इन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज हम जिस दिवस पर बैठे हुए हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को मना रहे हैं, तो मैं अपने पूरे लेक्चर के 15 मिनट को डिवोट करूंगी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और कैसे इस व्यक्ति को हम नेशनल एजुकेशन डे पर क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन आई ट्राई टू कोरिलेट मौलाना अबुल कलाम आजाद व्यूज with Malviya ji, with Gandhi, with Tagore, and many other philosophers and visionaries who give the certain way for the Indian education system, as well as giving the citizenship education. And today, आज जितने भी लोगों ने बोला है, मैं उन सबसे एक विनम्र अनुरोध करूंगी कि बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र होते हुए आपने बड़े अच्छे से विचारों को रखा। आई अप्रिशिएट ऑल गर्ल्स जब आप लोग बोल रही थी, लेकिन जो चीजें किताबों में लिखी हुई है कि स्वामी जी ऐसा चाहते थे, मालवीय जी ऐसा चाहते थे, जब आप उस किताब की उस लाइन को पढ़ते हैं तो उस लाइन के पीछे छिपे हुए और अंदर छिपी हुई 4 लाइनें और होती हैं। उसको अपने मन में बार बार सोचिए और सोचिए कि स्वामी जी ऐसा क्यों कहते थे, आप सोचिए कि मालवीय जी ऐसा क्यों कहते थे, और फिर आप जब उस चीज को जोड़ पाएंगी तो आप ये देखेंगी कि कुछ भी नहीं था, वो प्राण का विकास कर रहे थे, हर व्यक्ति के प्राण और हर व्यक्ति की चेतना को विकास कर रहे थे, वो भारत की चेतना का निर्माण कर रहे थे। तो जब भी आप किसी लेक्चर को देना शुरू करें तो सबसे पहले उसे अपने जीवन से जोड़ने, अपने कृतित्व से जोड़ने कि स्वामी जी जो कहते थे वो प्रैक्टिकल बातें थी क्या। तो जब इस तरीके की चीजें होंगी, देन यू फाइंड आउट कि आपको फिलॉसफी पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि इससे सुंदर विषय कोई और नहीं है, और ये बड़ा जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। आज ऋषिका घोष जो है वो मालवीय जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रही थी, निकिता ने स्वामी विवेकानंद पे, सुप्रिया ने मॉन्टेसरी पर बोला, प्रीति ने गांधी पर बोला, अदिति ने गांधी पर बोला, आंचल ने विवेकानंद जी के थॉट को रखा, प्राची भी बोली। इस तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, लेकिन आज का दिन शिक्षा दिवस था,
अच्छा लगता कि जब आप मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में भी बोलते, क्योंकि थोड़ा आपको तैयारी करनी चाहिए कि ये कौन है और आज का दिन हम उनको क्यों डिवोट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट 15 minutes devoted to Maulana Abul Kalam Azad, because on November 11 we are being celebrated the National Education Day on the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Maulana Abul Kalam Azad, known as the Maulana Abul Kalam Ghulam Muhyiddin Ahmad Din Khairuddin Al Husani Azad. मैं किसी की डिटेल बायोग्राफी में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आजाद आजाद क्यों बने, इनके नाम के पीछे आजाद क्यों लगा. You know, in Muslim community, there is a two kind of thoughts, Occidental as well as Oriental. Orientalists always, through the traditional approach or conventional approach, forced certain kind of Islamic tradition that this is very important, and they are denied the scientific understanding. Before Maulana Abul Kalam Azad, there is a one person, Sir Syed Ahmed Khan. Sir Syed Ahmed Khan म्यूटिनी के समय 1857 के समय थे, और वो जज थे, काफी रिनाउंड पर्सन थे और बिजनौर जिले से थे, और काफी अच्छे तरीके से अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पर्शियन सबके जानकार थे. और उन्होंने कोशिश की 1857 में, जब ये बात हुई, जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे, तो उन्हें ये लगा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको ये लगने लगा कि हमसे ये चीजें ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेजों ने छीन ली, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक तालमेल नहीं बन पा रहा था. और सर सैयद अहमद खान अपनी राइटिंग के थ्रू ये तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और मुस्लिम्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, अब तुम्हें उर्दू में नहीं, अंग्रेजी में साइंस को समझना पड़ेगा, अदरवाइज तुम इस देश से बाहर हो जाओगे. और उन्होंने काफी कुछ लिखा, और उन्होंने ओरिएंटल के साथ ऑक्सीडेंटल लर्निंग को, ऑक्सीडेंटल लर्निंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अदर लैंग्वेजेस, वेलकम द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल. हिंदी को तो अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश की. और सर सैयद अहमद खान ने काफी उर्दू की साइंस की किताबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और उसे एक्सपेंड किया. सर सैयद अहमद खान 1857 में ये काम कर रहे थे, और इनकी किताबों को पढ़ने वाले हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो 11 नवंबर 1888 में पैदा होते हैं. अब आप समझ सकते हैं कि 57 में वो बुक लिख रहे थे और 88 में पैदा हो रहे हैं, और उसके बाद ये उन्हें पढ़ना शुरू कर रहे हैं. और सर सैयद अहमद खान को पढ़ने के बाद इनके माइंडसेट में आया कि नो डाउट जो इस्लाम या जो मुस्लिम रिलीजन है वो अपनी ऑर्थोडॉक्सी को नहीं छोड़ेगा तो वो आजाद नहीं होगा. और धीरे धीरे इन्होंने अपने उर्दू, पर्शियन के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को पकड़ा, फ्रेंच को समझना शुरू किया, डिफरेंट बाइबल को पढ़ा, डिफरेंट रिलीजन को पढ़ा, और एक एक्सपेंडेड और एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ बनाई. और बनाने के साथ इन्होंने अपने नाम में आजाद जोड़ा एज अ पेन होल्डर नेम, कि मैं आजाद हूं, अब मैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली सोचता हूँ. What's the difference between the Sir Syed Ahmed Khan and Azad? क्या डिफरेंस हो रहा था? Sir Syed Ahmed Khan tried to bridge between the Britishers as well as Muslim community, but the mindset of Sir Syed Ahmed Khan is not so good, because open नहीं हुआ. वो टू नेशन थ्योरी में पड़ गए. उनको इस्लाम पहले और बाद में नेशन दिख रहा था, और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया, एंड ही एस्टैब्लिश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. And again, the Aligarh Muslim University became the cockpit of Pakistan. That is divided India. So, but Azad is different. Azad understands Sir Syed Ahmed Khan, but not support the two-nation theory. He believes in Hindu-Muslim unity, and he support the equal respect for all religion, as well as try to convey the message that why there is divide. If India, अगर इंडिया आजाद हो रहा है दो टुकड़ों में बंटकर, तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए. पटेल, राजेंद्र प्रसाद, गांधी, नेहरू के साथ ये इंसान लगा, और इसने कई जगह स्पीच दी और अगेंस्ट जिन्ना दी. जिन्ना पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम लीग कोशिश कर रही थी कि नहीं, we are the follower of Sir Syed Ahmed Khan and we need the two nation, but Azad against it. Azad have scientific understanding
कि नहीं, हमें टू नेशन थ्योरी नहीं चाहिए, हमें एक आजाद भारत चाहिए, हमें यूनाइटेड इंडिया चाहिए। और यूनाइटेड इंडिया की बात करने वाले और साइंटिफिक विजन के साथ काम करने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने बहुत सारी मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी को देखा, इन्होंने अल हिलाल लिखा, इसके बाद ये जर्नलिस्ट के रूप में बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखने लगे। ये कोलकाता में जन्म लेते हैं और जब कोलकाता का डिवीजन होता है तो 1920 में ये खिलाफत आंदोलन में टर्की के इस्लामिक मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए गांधी जी के टच में आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये गांधी के ब्लाइंड फॉलोवर थे, नहीं, ये गांधी जी को कि नॉन वायलेंस के आइडिया को, नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को और बहुत सारे सिविल डिसोबीडियंस के आइडिया को लाइक करते थे, उनके साथ चलते थे। लेकिन जहां इन्हें लगता था कि गांधी जी ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए व्यू, वहां ये CR दास और पटेल का भी साथ देते थे एज अ मॉडरेट लीडर। एंड सेम हैपेंड विद द मालवीय जी। Why I am saying that Azad and Malviya ji view of political leader as well as devotion for the education is just same. Why I am saying like that? I'm not comparing the two individuals, but through my research, I try to find out what the similarity in between these community leaders, because Malviya also known as the community leader and Azad and Sir Syed Ahmed Khan also known as the community leader. कम्युनिटी लीडर होना खराब बात नहीं है। अगर कोई अपने कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो वो खराब बात नहीं है। लेकिन अगर कोई उस कम्युनिटी के आधार पर दूसरी कम्युनिटी को हैरेस करता, ऑप्रेस करता है, तो ये गलत है। मालवीय जी जहां पर कोशिश कर रहे थे कि वो भी डिवाइड नहीं चाहते थे इंडिया को, आजाद इंडिया चाहते थे और एक ऐसा देश चाहते थे जहां पर लोगों को समझ हो, तो इतनी सेक्युलरिटी, इतना साइंटिफिक विजन पंडित मदन मोहन मालवीय का कि 1916 में वो अपनी यूनिवर्सिटी का 3rd विजन रखते हैं कि अमलगमेशन ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी along with the Hindu religion and all, शास्त्र एंड शास्त्र विद्या, कैरेक्टर फॉर्मेशन। तो जब इतने साइंटिफिक विजनरीज को मैं पढ़ रही थी तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर लोग ये कैसे कह सकते हैं कि इन लीडर्स को किसी एक पक्ष में होते हुए मैंने नहीं पाया। वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। आजाद भी इसी तरीके की पर्सनैलिटी है। 1922 में 20 में वो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना करते हैं और वो कहते हैं कि नो, देयर इज नीड टू चेंज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसे निकालो और इसे दिल्ली ट्रांसफर करो, और जामिया का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। IIT का एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनके काम को देखिए आप कि जब ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन की स्थापना करते हैं। देखिए, व्यक्ति अपने विचारों के साथ साथ अपने कृतित्व से जाना जाता है। वो किस तरीके के कार्य को कर रहा है, उसका कार्य उसके 100 साल की जिंदगी को 1000 साल की जिंदगी में बदल देता है। मालवीय जी 1861 में पैदा हुए, आज तक हम याद कर रहे हैं। टैगोर 1861 से 63 के बीच में पैदा हुए, आज तक हम याद कर रहे हैं। एक व्यक्ति 11 नवंबर 1888 को पैदा होता है, हम आज तक उसको वर्ल्ड एजुकेशन डे बना रहे हैं आज उसके लिए। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा। शायद इन्होंने अपनी नैरोनेस खत्म की। हमें अपनी संकीर्ण विचारधारा से निकलना होगा। शिक्षा हमें हमारी संकीर्णता से बाहर निकालती है। हमें व्यापक होकर के इंक्लूसिव अप्रोच के साथ, समावेशी होने के साथ साथ सबको लेकर के साथ चलना पड़ेगा। और आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कह रही है। आज मैंने आशीष जी से कहा था कि देखिए आपकी विजनरीज का रिफ्लेक्शन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसे मिलता है, इस पर भी मैं थोड़ा सा बोलूंगी। तो कैसे इस बात को समझना होगा कि आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 1920 के बाद पॉलिटिकल लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं, और एक स्पेशल कांग्रेस सेशन में 1930 में वो बनाए जाते हैं कि इस स्पेशल सेशन में आप बोलिए। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उस समय कांग्रेस की कमान आजाद के हाथ में थी। 1943 और 45 में आजाद ही थे कांग्रेस के लीडर, और उन्होंने बहुत कुछ किया। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखिए कि जो IITs आज आप जान रहे हैं, उन IITs की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। और मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा रही हूँ, जहां पर मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसको 1952 में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के रूप में रखा गया, MHRD ने एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। और CI की स्थापना केवल BA डायमंड के लिए नहीं की गई,
उन्होंने कहा कि ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, ये इसलिए स्थापित होना चाहिए कि शिक्षा में जो समस्याएं हैं उनका हल रिसर्च के थ्रू होना चाहिए। मान लीजिए आज लॉकडाउन की स्थिति है, आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या है? डिजिटल डिवाइड हमारी समस्या नहीं है। पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है लर्निंग लॉस की, जिसकी बात यूएन भी कर रहा है। लर्निंग लॉस, छोटे छोटे बच्चों को लिटरेसी की प्रॉब्लम आ गई, न्यूमरेसी की प्रॉब्लम आ गई। तो अब रिसर्चर्स को काम करना है, तो किस पे करना चाहिए? रिसर्चर को लर्निंग लॉस की प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है कि ये लर्निंग लॉस जो कोविड लॉकडाउन में आ गया है, इसको वापस खत्म करके हम अपनी स्थिति में कैसे आएंगे। सो सीआई वर्क फॉर रिसर्च दैट एजुकेशन में जो समस्याएं हैं वो कैसे हो सकती है। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन की स्थापना करना, यूजीसी की स्थापना करना और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को लाना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को लाना, और यहाँ तक ये कहना कि ये बेसिक नीड है कि सब तक एजुकेशन पहुंचे। बहुत सारे एजुकेशन मिनिस्टर हम बदलते हुए देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों में, कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। हमें देखना होगा कि किस एजुकेशन मिनिस्टर ने किस पॉलिसी के तहत किस प्रकार के इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और वही उसकी फोरसाइटेडनेस थी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में मैं जब पढ़ रही थी, बहुत सारा सुबह से मैं बैठ के किताब पढ़ रही थी, इंडिया मीन्स फ्रीडम। इस किताब को पढ़िए, काफी अच्छे से लिखी गई है इंडिया मीन्स फ्रीडम, और इसमें आजाद ने क्रिटिसाइज किया है बकायदा कि इंडिया में एजुकेशन की प्रॉब्लम या पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम थी वो किस वजह से क्रिएट हुई और इनका क्या रोल हुआ। तो आज का दिन जब मैं इनको पढ़ रही हूँ तो एज अ एजुकेशनिस्ट मैं ये पा रही हूँ कि इन्होंने IIT 1951 में बनाया, UGC 1953 में बनाया। He laid emphasis to establish Indian Institute of Science at Bangalore. He laid emphasis to establish Central Institute of Education. He laid emphasis to establish such kind of education which provided for rural girls education. लड़कियों को कैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्पेशली रूरल एरिया में कैसे मिलनी चाहिए, इसको लेकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद ने काफी कुछ काम किया, और इसके कारण से हम ये मानते हैं कि ये एक विजनरी थे। जवाहरलाल नेहरू ने इनको एक ऐसा लीडर बनाया जो बहुत ही ब्रेव है। गांधी कहते हैं कि he has the caliber of Plato and Aristotle. So I have no doubt regarding Azad that Azad are not a visionary of modern India. Modern scientific India को अगर मैं कहूँ कि एक विजनरी मिलता है तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आजाद के रूप में मिलता है। और आजाद आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, आज की पॉलिसी 5 चीजों को लेकर के आई है: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 3 तो पहले थे जो FYP प्लान में थे, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, और 2 चीजें जोड़ी गई हैं, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और ये 5 ही गुण हमें आजाद में दिखाई देते हैं। सो दैट्स इट टुडे कि आज एक विजनरी को हमें इनको पढ़ना चाहिए। आज का दिन उनका था, उनकी बर्थडे का दिन था। दूसरी बात, अब मैं अपने उन विजनरीज के बारे में बताऊंगी। जैसे ऋषिका ने कहा कि मालवीय जी's कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। देखो, मालवीय जी एंड गांधी जी में अंतर है, इसको समझने की कोशिश करो। मैं अपनी रिसर्च की फाइंडिंग तुम्हें बता रही हूँ। इट इज नॉट अ लेक्चर की दैट इज लेक्चर, इट इज रिसर्च फाइंडिंग। ये मेरी रिसर्च है और उसकी फाइंडिंग मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। हाउ गांधी इज डिफरेंट, हाउ मालवीय इज डिफरेंट। Malviya is a person who devoted for higher education. Malviya is a person who is the visionary of higher education. Gandhi is the person who is the visionary of primary education as well as social reformer of higher education. आप कैसे कह सकते हैं कि गांधी एक सोशल रिफॉर्मर है हायर एजुकेशन का? 1920 में जब मौलाना आजाद जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना करते हैं तो उनके संग गांधी जी थे। फिर गांधी जी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना करते हैं। फिर गांधी जी गुजरात में विद्यापीठ की स्थापना करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? 1920 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाई गांधी ने, लेकिन गांधी ने कहीं बेसिक एजुकेशन पॉलिसी दी 1935 में।
पॉलिसी तो बेसिक एजुकेशन की दे रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर है, हायर एजुकेशन के फिलोसोफर नहीं है, विजनरी नहीं है। सोशल रिफॉर्मर क्यों है? क्योंकि जब लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करे जा सकते हैं, और 1916 में बीएचयू एस्टेब्लिश हो गया, उससे पहले एएमयू एस्टेब्लिश हो गया, तो गांधी जी को लगा कि बाइकॉट सच काइंड ऑफ एजुकेशन, जो ब्रिटेन की एजुकेशन है, हमें अपने नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए विदाउट सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश बजट। So Gandhi act as a social reformer in relation to higher education, but not a visionary. कैसे होनी चाहिए? But Malviya ji is a visionary of higher education as well as social reformer, both. Why? Malviya 1906 से BHU बनाने के पीछे पड़े हुए थे, and Malviya amalgamated the three ideas. The first idea is of Annie Besant idea, थियोसॉफिकल सोसाइटी आइडियाज, दैट इज एनी बेसेंट इंडिया यूनिवर्सिटी बनाना चाहती थी, वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे हमारे काशी के और बड़ौदा के नरेश, और मालवीय जी हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। और ये तीनों आइडिया अमलगमेट हुए और उन्होंने एनी बेसेंट के आइडिया को जो थियोसॉफी पर बेस था उसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट किया, और भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, भारत के चरित्र का कैसा निर्माण होना चाहिए, इसको लेकर के पूरी तरीके से कार्य किया। 1916 में विश्वविद्यालय बना, 1918 में शिक्षा संकाय बना दिया, 1920 में महिला एमएमवी बना दिया, 1922 में साइंस फैकल्टी बना दी, फिर 1936 में ये डिपार्टमेंट खोल दिया, और लगातार हर कन्वोकेशन एड्रेस जब होता था, मैंने सारी रिसर्च के अंतर्गत इतने सारे कन्वोकेशन एड्रेस पढ़े 1916 से लेकर के मैं 2015 में जब सबमिट कर रही थी, सारे कन्वोकेशन एड्रेस का मैंने एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जितनी बार मालवीय जी कन्वोकेशन में गए हर बार कोई ना कोई विभाग उसमें जुड़ गया। यहाँ तक कि आइंस्टाइन को भी उन्होंने लेटर लिखा कि आप मेरे विश्वविद्यालय में आके पढ़ाइए, मैं आपको पे करूंगा। एक अच्छे से अच्छे टीचर को, ग्लोबल टीचर को साइंस के लैब में जाकर के बैठ जाना और कहना कि नहीं यहाँ से बोस लगाओ तुम सूक्ष्मदर्शी, हम प्लैनेट्स को देखेंगे। Think about it. He is not the person of religion having टीका and saying that गीता and all. गीता थी जीवन में, गीता थी तभी कार्य कर पाए, लेकिन गीता के साथ धर्म और अध्यात्म के साथ विज्ञान भी था जो मालवीय जी के पास था, और विज्ञान की एक अच्छी समझ थी। So Malviya is a eclectic philosopher of higher education and having a vision for higher education. That purpose of higher education is not to create advocate or the scientist, but a person of integrity. एक ऐसा व्यक्ति बनाना जिसकी पर्सनालिटी में इंटीग्रिटी हो, जो अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व में अंतर न करे, जिसके मन, वाणी और कर्म में एक समता हो, जिसका एक चरित्र हो। वो केवल विश्वविद्यालय से ये कामना नहीं करते हैं कि आप एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा वैज्ञानिक बनाइए, मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भी अगर देख रहे हैं तो कह रहे हैं इनहेरेंट कैपेसिटी, मैनिफेस्टेशन ऑफ इनहेरेंट कैपेसिटी। टैगोर, in my research, I have to critically analyze the three visionaries who are devoted their life for the higher education. The one is Malviya ji. The second one is Rabindranath Tagore. Same born year. एक ही डेकेड में पैदा हुए 1860 से 70 के बीच में, and Gandhi. How they are different together? How they are similar together? So Gandhi और Malviya में अंतर है। Gandhi is a visionary of basic education policy, and his idea basically come from the Tolstoy idea. South Africa experiments not basically come from the origin of Indian culture. उन्होंने स्कूल बनाए, लेकिन गुरुकुल की जो धारणा थी, आश्रम विद्यालय जो थे, गांधी के आश्रम और मालवीय के गुरुकुल में अंतर है। वो टॉल्स्टॉय से प्रेरित है, वो वहां के हायर एजुकेशन को ला करके एक सोशलिज्म के आइडिया को लाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे एक सनातन कल्चर की स्थापना हो रही है, और यहाँ पे गुरुकुल की स्थापना हो रही है। द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज BHU. Try to understand the difference among the visionaries and then reflect on them. So what's the difference between Tagore and Malviya? How the Tagore idea of higher education and Malviya's idea of higher education is different. Actually, मालवीय जी को विदेश जाने का मौका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिलता है।
ही इज द पर्सन ऑफ इंडिया। वो भारत में रह करके भारत की सनातन संस्कृति को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बट रविंद्रनाथ टैगोर बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शांति निकेतन वो 17 टाइम्स टू रशिया, 17 बार बाहर गए हैं और बाहर के लोगों से मिल रहे हैं और वहां के रशियन एजुकेशन सिस्टम को और एशियन एजुकेशन सिस्टम को समझ रहे हैं। और उनका जो उद्देश्य है वो ऐसे विश्वविद्यालय को बनाना है जो टू फोल्डेड हो, जो एशियन रिप्रेजेंटेटिव बने, ना कि केवल इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बने, ना कि रेजिडेंशियल हो सिर्फ। वो एक एशियन यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, टू फोल्डेड एम्स के साथ बना रहे हैं, और वो भी उपनिषदिक थॉट से प्रभावित हैं, वो भी वेदांतिक और सनातनी थॉट से प्रभावित हैं। दिस इज द सिमिलैरिटी अमंग टैगोर एंड मालवीय, बट द वे टू एंड द पर्पस टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट। मालवीय टोटली डिवोटेड फॉर द रेजिडेंशियल और द गुरुकुल सिस्टम, और वो कहते हैं कुलाधिपति और कुलपति वैसे होने चाहिए जहां पर वो दीक्षांत समारोह करते थे। उनका पूरा का पूरा जो है वो कृष्ण से प्रेरित है, वो गीता से प्रेरित है, वो उस तरफ जा रहे हैं। टैगोर एक उपनिषदिक थॉट के साथ साथ एक ब्रह्म के थॉट के साथ साथ एशियन थॉट से प्रभावित है, वेस्टर्न थॉट से भी प्रभावित है, और सबको ला करके एक अमलगमेटेड कल्चर के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टैगोर को भी हम देखते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना जब वो करते हैं तो वो एशियन मॉडल के साथ करते हैं। नाउ द थर्ड विजनरी ऑफ हायर एजुकेशन इज सर सैयद अहमद खान। उनको भी हम नहीं छोड़ सकते। AMU plays a vital role in upliftment of Muslim community and higher education of India. सर सैयद अहमद खान और मालवीय जी में क्या अंतर हो सकता है एज अ विजनरी, एज अ फिलोसोफर ऑफ हायर एजुकेशन? बिकॉज टुडे आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन विजनरीज ऑफ हायर एजुकेशन. सैयद अहमद खान understand the importance of English, understand the importance of Occidental learning, but have the thought of two nation theory. The first is Oriental learning and the second is Occidental learning. But in case of Malviya, nation is first, culture is first. There is no, he amalgamate the thought of science and technology for the vocationalization, for the progressive understanding, for the modern education system, but not on the cost of culture, but not on the cost of their own idea. So Sir Syed Ahmed Khan is a follower of two nation theory. He never negotiate. Even he worked for the Hindu-Muslim community, but he never negotiate on the cause of their own community welfare. But Malviya ji always creating a moderate thought, a moderate leader, and always try to convince the people or negotiate the people for the nation cause. So the nation का जो समझ है वो मालवीय जी का है, राष्ट्र का निर्माण मालवीय जी कर रहे हैं. तो इस तरीके से हम जब एजुकेशन को देखते हैं तो एजुकेशन के 4 काम हैं: प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, एडवांसमेंट ऑफ कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ नेशन. तो अगर आप इस तरीके के कामों को देखेंगे तो एजुकेशन का जो एजेंडा है, एजुकेशन के चारों वर्क को और रोल को मालवीय जी कैच कर रहे हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर भी कर रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन भी कर रहे हैं, एडवांसमेंट भी कर रहे हैं और चेंज भी कर रहे हैं. ऐसा नहीं है जब उन्हें ये कहा गया कि आपको विश्वविद्यालय तभी दिया जाएगा जब अंग्रेजी भाषा में यहाँ शिक्षण होगा, तो उन्होंने अपने आप को बदला उन्होंने, और उनको काफी क्रिटिक किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है अंग्रेजी में चलेगा लेकिन ये विश्वविद्यालय खुलेगा, पहले विश्वविद्यालय खुलना चाहिए. जब गांधी जी ने उनसे कहा, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड मालवीय, गांधी जी ने कहा कि नहीं आप जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय एजुकेशन को बाइकआउट करो, उन्होंने कहा नहीं एजुकेशन को बाइकआउट नहीं करना है. जब ये एजुकेटेड होंगे, 43 में अगर एजुकेशन का बाइकआउट होगा तो 45 में देश अगर आजाद होगा तो आजाद देश किस मजबूत कंधे पर होगा. तो मालवीय जी को समझ में आ रहा था कि एजुकेशन का बाइकआउट नहीं करना है, एजुकेशन तो दिलवानी है और राष्ट्र की एजुकेशन दिलानी है, सिटीजन्स बनाने हैं और देश आजाद होने के बाद हमारे पास शिक्षित लोग होने चाहिए. एंड द सेम हैपेंड विद आजाद. अडल्ट लिटरेसी कैंपेन को लेकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद आते हैं और वो बार बार कहते हैं कि यार शिक्षा बहुत जरूरी है, और स्कूलों की तादाद बढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश करते हैं, यूजीसी एस्टेब्लिश करते हैं, सबको फंडिंग देते हैं. तो कहीं ना कहीं ये सारे विजनरी ये सोच रहे हैं कि हाउ टू चेंज द इंडिया, नॉट ओनली थ्रू द क्रिटिकल थॉट और सोशल रिफॉर्मर और एनी अदर वे. दे अंडरस्टैंड वेल
कि 7.5 लाख गांव हैं भारत में आज की डेट में भी, और आप शहर में बैठ करके सोचते हैं अगर भारत का विकास हो जाएगा, तो नहीं होगा। गांधी वर्क फॉर द रूरल इंडिया. Gandhi understand the socialism. Gandhi tried to remove the casteism and all kind of social barriers because he very well understand the Tolstoy and he very well understand the Roosevelt. और इस तरीके के लोगों को पढ़ करके गांधी शेप हो रहे हैं। मालवीय जी उपनिषद, वेद और गीता को पढ़ करके शेप हो रहे हैं। मालवीय जी कथावाचक के रूप में भी शेप हो रहे हैं। टैगोर अपने सर्वोकेसी से निकल करके अपनी एक पर्सनालिटी को शेप करते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के द्वारा शेप होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे लोग एजुकेशन के लिए काम करते हैं। तो जब गीता में कहा गया है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो केवल अपने महापुरुषों का अनुकरण करना शुरू कर दीजिए, लेकिन ब्लाइंड नहीं, अंधी तरीके से नहीं, विद रीजन, विद रेशनैलिटी। व्हाई यू रीड गीता? गीता क्यों पढ़नी चाहिए? आज ही एक मैसेज आया कि IIM ने अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में गीता को लीडरशिप और मैनेजमेंट के रूप में करिकुलम में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब लीडरशिप और मैनेजमेंट के रूप में गीता क्यों इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? ये IIM आज कर रहा है। थिंक अबाउट इट कि मालवीय जी ने सबसे पहले 1916 में जब कहा, तभी कहा कि रविवार को 1.5 घंटे का समय मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए। पूरे हफ्ते आप काम करिए, लेकिन रविवार के दिन 1.5 घंटे मेरे संग बैठिए और गीता का पाठ करिए। उससे क्या होने वाला है? क्या आपका काम हो जाएगा? क्या आपके पेपर पब्लिश हो जाएंगे? क्या आपको डिवीजन मिल जाएगी? क्या आपको डिग्री मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर 1.5 घंटे आपने देना शुरू किया तो आपके कार्य की स्पीड, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। और इसको करना चाहिए, करके देखिए। आई हैव टू एक्सपेरिमेंटेड इन माय लाइफ and it is reflected in my personality that how I change my life after my research. 3 साल का जीवन जब मैंने मालवीय जी के कामों पे दिया तो उनकी छोटी छोटी गतिविधियों को ध्यान में रखना शुरू किया कि कैसे लोग समय को बोते हैं। ये महापुरुष कुछ नहीं करते थे, ये समय बोते थे और समय काटते थे। हमें समय को बोना पड़ेगा, हमें अपने बहुमूल्य समय को निकालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आध्यात्म को लेकर के अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए, मटेरियल डिजायर्स को कैसे, अपने बक्स को कम करते हुए, कैसे कम कपड़ों को समेटते हुए, किस प्रकार से आप कम समय में खर्च करते हुए समय को बो दीजिए और वही समय आप काटेंगे। ये मैंने इन महापुरुषों के जीवन में पढ़ा और हायर एजुकेशन को लेकर के इनके विजन को पढ़ा और ये लगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये लगा कि किस तरीके से समाज रचित होता है, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के द्वारा रचा और बसा जा सकता है। आज ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसका क्रिटिक बहुत हो रहा है, क्रिटिक होना चाहिए। Why the people become critical? I'm not only studying the Indian philosopher, I am trying to awake you about the 3 or 4 philosophers who are the Western philosopher. Paulo Freire. Why I am studying Paulo Freire? Paulo Freire is a very good philosopher. आप BA में हैं, आप सारे इंडियन फिलोसफर को जानते हैं, लेकिन पेडागोजी ऑफ ऑपरेस पढ़ने की कोशिश करिए और पाउलो फेरे की फिलोसफी को पढ़िए। आपकी अंदर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। कोई पॉलिसी क्या कहती है, कोई पॉलिसी के बड़े बड़े शब्द हैं या पॉलिसी के अंदर कुछ अच्छा है, उस पॉलिसी को देख करके समझने की जो संभावनाएं होती हैं वो इंसान को तब आती है जब वो क्रिटिकल एंगल से किसी चीज को पढ़ना सीख जाता है। क्रिटिकल कौन हो सकता है? क्या जो बुराई करता है? नहीं, क्रिटिकल वो होता है जो किसी के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में कोशिश करता है कि भाई ये बात क्या कह रही है। बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं जैसे मार्टिन बूबर है। बूबर की फिलोसफी जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि यार एज ए एजुकेशनिस्ट बूबर क्या कहना चाह रहा है। Buber idea of education is devoted towards the pedagogical practices in classroom. The difference between I and thou. What kind of I and thou? I and thou, जैसे अद्वैत वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि और तुम्हारे अंदर भी वही है, तो मेरे तुम में अंतर नहीं है। जैसे फिलॉसफी ऐसे समझिए कि पति पत्नी आपस में बैठकर चाय पी रहे हैं। जब चाय शुरू होती है तो दोनों बड़े प्रेम से, फिर धीरे 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 आई निकल के आता है पति का और वो पत्नी एक ऑब्जेक्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो उससे एक ऑब्जेक्ट की तरह कहने लगता है, अच्छा जाओ कप रखाओ, अच्छा जाओ ये कर लो, अच्छा जाओ वो कर लो। तो then you are not understanding that you are I and the same I is there and you are giving instruction in the form of object.
So there is the subject-object relationship. How these visionaries look towards the society. That why you treat women as an object. So Buber idea of education says that you are inculcating pedagogy in your practice in a form of I and thou. Your student is not object. You are not instructing your student as like an object ki ye karna hai, ye karna hai, ye karna hai. No, he is also a person that is I. And the same idea is in Advaita Vedanta. तो जब आप फिलोसफी को पढ़ रहे हैं तो आपको पेडागोजी अपने आप समझ में आएगी। आज आप बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं, कल आप बीएड करेंगे, कल आप और किसी प्रोफेशन में जाएंगे, कम्युनिकेशन आपको हैंडल करना होगा, आपको एक दूसरे से बात करनी होगी, एक दूसरे के विचार को समझना होगा, लेना होगा, और तब आपको ये विजनरी समझ में आना शुरू होंगे कि हम किसी दूसरे से बात कैसे करनी है, हम कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या हम उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, क्या वो एक सब्जेक्ट है या वो एक इंटेंट है, और उस इंटेंट के साथ मेरी इंटेंशनैलिटी क्या है, मैं किस इंटेंशन से अपनी बात को रख रही हूँ, बिकॉज कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एंड इंटेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो मेनी विजनरीज, मेनी ऑफ द phenomenological philosophers, Husserl says about the intentionality, that intentionality is important. So you are not going only for the Indian philosopher. In the same time, you have to understand the Husserl, you have to understand the existentialist perspective. Why existentialist perspective is important? So today you are contributed your thoughts for visionaries. I just suggest that you understand Indian philosopher very well. At the same time, you also try to understand the Western philosopher and try to differentiate out the difference between the Indian philosopher and the Western philosopher and how they are similar and how the humanity survive on the basis of philosophy, because philosophy is the mother of all sciences. तो अभी मेरा टाइम मुझे लगता है 3 बजे तक का है, और आशीष जी मेरे पास समय अब खत्म हो गया होगा, तो हाँ मैम, अब हम लोग आपके जजमेंट का भी वेट कर रहे हैं. ओके, तो जजमेंट देखिए, सारे बच्चों ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया है, वीडियो ऑन किया है और अपने आप से बोले हैं, तो मैं जजमेंट शब्द से थोड़ा सा बचती हूँ, क्योंकि जजमेंट शब्द अपने आप में अलग है. हमें जजमेंट नहीं कह के हमें कहना चाहिए कि हम असेसमेंट कर दें, हम देख लें कि क्या क्या चीजें चल रही थी. ठीक है, तो इस दौरान जब मैं सुन रही थी, तो क्योंकि मरियम मॉन्टेसरी के बारे में सुप्रिया राय ने बड़ा अच्छे से बताया और कोशिश की थी, उसने उसको उतनी कम समय में पूरा लाने की कोशिश कर रही थी, तो हमें लगता है कि इन सारे लोगों के असेसमेंट में सुप्रिया थोड़ा अपनी बातों को अच्छे से और अच्छे से प्रेजेंट कर पा रही थी. तो आई थिंक कि जो फर्स्ट टाइम है वो सुप्रिया आप अपना वीडियो ऑन करिए, आप अगर यहाँ पर हैं तो. सुप्रिया आप मुझको दिखाई नहीं दे रही हैं, आप हैं यहाँ पर? सुप्रिया अनम्यूट करिए. ओके सर, यस मैम, थैंक यू सो मच मैम. हाँ सुप्रिया, जब आप मरियम मॉन्टेसरी को पढ़ेंगी तो थोड़ा सा मरियम मॉन्टेसरी के ओरिजिनल किताबों को पढ़ने का प्रयास करिएगा. ठीक है, अब आप ये गोल बना लीजिए कि जैसे आप मरियम मॉन्टेसरी को किसी एक हिंदी की किताब से पढ़ रही थी, कहीं से विचार पढ़ रही थी, आप जब जे कृष्णमूर्ति को पढ़ें या मरियम मॉन्टेसरी को पढ़ें या फिर आप जिद्दू कृष्ण उनको पढ़ें, जिनको बच्चों के लिए कहा जाता है, क्या नाम है उनका फिलोसफर का, जो महाराष्ट्र के हैं, मूंछों वाले ताई, उनको पढ़ें, तो उनके ओरिजिनल किताबों को पढ़ने का प्रयास करें कि मरियम मॉन्टेसरी क्या कहना चाहती हैं और किस तरीके की लिबरेशन लाना चाहती हैं. आपने जो बातें कही थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और काफी डिटेल्ड में आपने बात की थी. दूसरी बात जो आंचल पांडे कर रही थी. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. हाँ आंचल, आप अपना वीडियो ऑन करिए. आंचल, आप भी अपनी बात को बहुत अच्छे से रख रही थी विवेकानंद जी के बारे में, लेकिन कभी विवेकानंद जी को जब पढ़ने का प्रयास करिए तो उनके 12 वॉल्यूम में कुछ उन्होंने लिखा है, 12 वॉल्यूम में राजयोग दिया हुआ है. थोड़ा सा राजयोग को पढ़ना शुरू करो और उनके 12 वॉल्यूम्स को पढ़ते समय तुम्हारी नींद उड़ जाएगी. जब मैं विवेकानंद को पढ़ रही थी तो मैं 2-3 दिन तक सो नहीं पाई थी.
इतना अधिक अच्छा लिखते हैं कि मन की शक्तियों का विकास करते। देखो बेटा, हम पंचकोशों से निर्मित हैं, हमारा जो शरीर है वो पंचकोशों से निर्मित है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरीके से हमारे कोश होते हैं। और जो राजयोग की विद्या दी है, जो विवेकानंद कहना चाह रहे हैं, वो इन कोशों को ऊपर की साइड ला करके, जैसे वो ये कहते हैं इस तरीके से 15 दिन तक अगर आप सांस खींचते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जैसे आप कभी भी प्रार्थना करते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं, तो आपकी जो नाड़ी है वो शुद्ध होने लगती है। आपका विचार जो है, श्वास ऊपर की तरफ जाता है और आपका विचार स्वच्छ होने लगता है। और बॉडी ही नहीं साफ करनी चाहिए, प्रतिदिन अपने विचारों को साफ करना चाहिए। तो जो राजयोग मेडिटेशन है, जो विवेकानंद देना चाह रहे हैं, जो मन की शक्तियों को बढ़ाना चाह रहे हैं, मनोमय कोश पे बहुत काम किया है उन्होंने। तो पहले तो पंचकोशीय सिद्धांत को पढ़ो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू पंचकोशीय सिद्धांत। किसी दिन मुझे बुलाया जाएगा तो मैं पंचकोश पर बोलना चाहूंगी, विवेकानंद पर इंडिविजुअली बोलना चाहूंगी। बहुत अच्छी किताबें हैं, उनको पढ़ो। केवल इस 10 मिनट की प्रतियोगिता के लिए तुमने किसी दार्शनिक का चयन नहीं किया, तुमने इन दार्शनिकों से तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। इनको पढ़ो और पढ़ करके इनके नोट्स बना करके और कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रोजेक्ट, रिसर्च पेपर छापने का प्रयास करो। अब देखो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ये चाह रही है कि बीए के स्टूडेंट के अंदर ही रिसर्चर पैदा हो जाए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो मैडम कह रही थी आप अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट करिए, और एक बीए के स्टूडेंट से आई कांट एक्सपेक्ट कि वो एक रिसर्च की तरह किसी बात को रख पाएगा। तो it is very important in BA and MA you have certain kind of research attitude, क्योंकि आप आगे आने वाली पीढ़ी है। तो पहले इनके ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करिए, इनकी किताबों को पढ़ना शुरू करिए जो इन्होंने लिखी है। कर्मयोग पे लिखा है इन्होंने, मन की शक्तियों पर लिखा है। तो आंचल इसको पढ़िए, आज आपने बहुत अच्छा बोला था। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम वैसे, हाँ बोलो मैम, मेरे पास जैसे मेरी फैमिली एजुकेटेड है तो मेरे पास विवेकानंद की बहुत सारी बुकें हैं मेरे घर में, तो मैंने वहीं से कुछ ना कुछ लेके लिखा है। मेरे अंकल मतलब काफी स्टडी किए हैं तो मैंने वहीं लिखा है। लेकिन विवेकानंद की जो वो हमको थोड़ा यही बातें, अब हम चाहे अपने अंकल से पूछेंगे चाहे जहाँ, उनके इतने विचार उनके अच्छे थे कि जो पहले सोचते थे वो हमारे आज के जमाने में मुझे दिखता है। जो वो सोचते थे, जो लिख चुके हैं, वो हमें अब दिख रहा है, चाहे भविष्य में दिखेगा भी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और चाहे यही मुझे प्रभावित भी करता है। बहुत ही प्रासंगिक है। तीसरा, ऋषिका घोष मालवीय जी के कंट्रीब्यूशन को बता रही थी। थोड़ा सा संकोच था उनके अंदर। ऋषिका है यहाँ पर? यस मैम। हाँ ऋषिका, आप अपने संकोच को तोड़ते हुए, जो आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा था, आप कुछ ही समय में काफी कुछ बोल गई और काफी अच्छे अच्छे शब्दों का भी प्रयोग किया आपने। जैसे आपने कहा था कि माइंड एंड बॉडी रिफ्लेक्शन, बॉडी माइंड रिफ्लेक्शन, कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, कैरेक्टर फॉर्मेशन, मालवीय जी's कंट्रीब्यूशन इन रिलीजन एंड इन अदर साइंस, सारी चीजों को आप रख रही थी। जब आप मालवीय जी पर पढ़ना चाहती हैं तो आपको, मालवीय जी ने तो ओरिजिनली कोई टेक्स्ट बुक ऐसी लिखी नहीं है, लेकिन मालवीय जी ना गीता के व्यक्ति थे। तो ऋषिका, हमें नहीं पता आपकी क्या पसंद है ना पसंद है, एक सजेशन है मेरा, गीता को अपनी लाइफ में खींचने की कोशिश करो, मालवीय जी स्वयं समझ में आ जाएंगे। गीता कोई रिलीजियस टेक्स्ट बुक नहीं है, इट इज इंस्ट्रक्शन टू डील विद लाइफ। जीवन को कैसे जिया जाए उसका निर्देशन प्रदान करती है गीता, बस। ये कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। कोई कहे ये हिंदू धर्म की, ना मैं नहीं मानती, न कोई धर्म नहीं मानती। धर्म मतलब मीनिंगफुल लाइफ, अपने जीवन को, अपने समय को मीनिंगफुल तरीके से बो दो। यही है गीता। सुबह उठते ही बता देती है अपना काम करो, बस काम ही तुम्हारा लक्ष्य है, और जहाँ लक्ष्य है वहां लक्ष्मी है। तो अगर लक्ष्मी चाहते हो तो बेटा अपना काम करो, एक आध बार इनको पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने से बार बार, जैसे बार बार जो रटने, सब पीछे पड़ गए कि रटंत विद्या रटंत विद्या, अरे बार बार रटना पड़ता है, बार बार चीजों को याद करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर स्मृति भ्रम भी होता है। बार बार चीजों को पढ़ते हैं, एक ही गीता हम बार बार पढ़ते हैं। मैं रोज पढ़ती हूँ, क्यों पढ़ती हूँ? क्योंकि मैं बार बार खाना खाती हूँ, मैं बार बार सोती हूँ,
मैं हर काम तो बार बार कर रही हूँ, और मैं कह दूं मैंने एक बार पढ़ी हो गया काम, नहीं, इसको रोज पढ़ना है, प्रतिदिन, निरंतरता आपके जीवन में बार बार से आती है, और वो रटना नहीं होता। तो ये दर्शन है, ये जीवन है। तो ये 3 नाम मैं चुन पाई थी, जिनका असेसमेंट करते समय मुझे जो प्रभावित कर रहे थे, जिनके अंदर मैं क्षमताएं देख रही थी कि हाँ, ये लोग अगर ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को पाते हैं तो नो डाउट ये लोग अच्छा कर सकते हैं। और आगे सारे बच्चों ने अच्छा बोला था, काफी कुछ कवर करा, प्रीति ने भी कवर किया, शिवानी ने कवर किया, निकिता ने करा कवर, सभी को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अदिति ने कवर किया है, प्राची ने किया है, तो थैंक यू सो मच टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो शायद मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में इतनी तारतम्यता से ना पढ़ती। ये मुझे अवसर मिला आपके सामने आने का, क्योंकि मैंने चीजों को तैयार किया, पढ़ा, रिवीजन किया। तो बार बार आप मुझे मौका दीजिए, ऐसा मेरा अनुरोध है, और मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि आपका विश्व जो विद्यालय है वो लड़कियों का विद्यालय है। मेरा जो एरिया है रिसर्च का, जेंडर है, मैं लड़कियों पर काम करना चाहती हूँ, और भविष्य में भी मैं लड़कियों के लिए बहुत कार्य करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैडम दीपशिखा जी, आप मेरे साथ हैं यहाँ पर। अगेन थैंक यू आशीष। आशीष, नाउ आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू मैम। आशीष थोड़ा सा उठे हुए हैं, हाँ, उनकी जगह मैं ही बता देती हूँ कि आपने इतना अच्छा कि हम लोगों ने जजमेंट जरूर बोला था, लेकिन वाकई आपने इतना अच्छे तरीके से असेसमेंट किया ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट का, दैट इज रियली अप्रिशिएटिंग। हम लोग के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे से आपने असेसमेंट किया। थैंक यू सो मच मैडम। एंड फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े, और कोशिश करेंगे हम लोग फिर से आपको किसी न किसी कार्यक्रम में मैं आपके डिपार्टमेंट में चाहती हूँ, जो मुझे मौका चाहिए वो मैं आज ही आपसे बात करती हूँ कि मैं एक रिसर्च करा रही हूँ जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर सेंसिटाइजेशन में जो मेरी रिसर्च चल रही है, देखिए जेंडर जैसा भारत में कोई कृत्य है नहीं, लेकिन फैलाया गया है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स द अवर कल्चर। और मैं जब आई थी इस बार दीपावली पे, तो मैं 3 डिग्री कॉलेज को कवर कर चुकी प्रतापगढ़ के। मैं चाहती हूँ मुझे 3 दिन 2-2 घंटे का समय दीजिए, और इन बच्चियों के संग मुझे जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप क्रिएट कराने दीजिए, जिससे इनका कम्युनिकेशन, जिससे इनको समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को फिट करें, सॉफ्ट स्किल्स को देखें, सारी चीजों को देखें। हमारे पास पूरी एक टीम है, हम रिसर्च की टीम के साथ साथ हर डिग्री कॉलेज से, जैसे बरेली के डिग्री कॉलेज से जुड़े हुए, तो हम लोग करते रहते हैं। क्योंकि हमारा काम क्या है, सीआई में बैठकर केवल बीएड एमएड को नहीं पढ़ाना है, हमें जुड़ करके, यही तो मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आप दिल्ली में रह रहे हैं, अगर दिल्ली में ही आप लेक्चर देते रहे तो आप इलाहाबाद के डिग्री कॉलेज में नहीं आ रहे, तो आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ। मालवीय जी तो पूरे टाइम जाते रहते थे। तो अगर हमें 3 दिन का मौका मिला, तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ ऐसी चीजें, कुछ साइंटिफिक विजन, कुछ काउंसलिंग, इस तरीके की चीजों को लेकर के आऊं, जिससे इनको ये पता हो कि इनका कैरियर यहाँ पर भी जा सकता है। तो ये मुझे मौका मैडम, अभी जब एक बार हम लोग के ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स तो क्लास में आ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन ही करेंगे मैडम, ऑफलाइन तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन ये मौका हमें मिलता है तो इतने ही लोगों के संग हम जुड़ेंगे। और अभी तो बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन आपके साथ मुझे काम करना अच्छा लगेगा, स्पेशली आशीष जी ने मुझे मौका दिया। थैंक यू आशीष। वेलकम मैम, आप आ रही हैं, समय दे रही हैं, हम लोग आपके लिए थैंकफुल है जी। श्योर, थैंक यू सो मच मैडम। So now I sit. Thank you, madam. Just a minute, just a minute. अब मैं आईआईसी के कन्वीनर डॉक्टर अनुराग पांडे सर से आग्रह करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर अनुराग पांडे सर। थैंक यू माधुरी मैम। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल की तरफ से मैं काउंसिल के मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि वे लोग, अभी हमने जल्दी ही मीटिंग की थी तो हमारे मेंबर्स इस तरह से जुड़ पाए और इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया उन्होंने।
प्रिंसिपल डॉक्टर दीपशिखा बनर्जी मैम का मैं धन्यवाद करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ उपस्थित रही। और उसके बाद मैं अपने पार्टिसिपेंट्स में सुप्रिया राय, आंचल पांडे और ऋषिका घोष विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनके प्रति मैं धन्यवाद इनको देता हूं इस बात के लिए कि इन्होंने अपने अपने पक्ष में या अपने अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जिन भी एजुकेशनिस्ट से रिलेटेड जो भी पक्ष रखा उस पर जैसा असेसमेंट सुनीता मैम ने किया उसको ये लोग अपना काम आगे बढ़ा सकें आगे इस संदर्भ में। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कन्वीनर डॉक्टर काजल देव मैम का, आशीष सर का, रमा मैम का, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से सुषमा श्रीवास्तव मैम का, जाग्रफी से यहाँ उपस्थित रही अर्चना पॉल मैम का, और इकोनॉमिक्स से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शिखा दीक्षित मैडम, संध्या पांडे मैम सोशलॉजी से। इन सभी मेरे साथ के अध्यापकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रोग्राम से आप लोग समय से जुड़े और अंत तक जुड़े रहे। इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल के लिए ये चूंकि इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेशन का एक नया पार्ट हम लोगों के साथ जुड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स करा सकें। तो ये मेरे लिए पहला इस तरह का अनुभव रहा कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी प्रोग्राम से जुड़ा। और मैं स्पेशली सुनीता मैम को बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। और मैं आगे भी जैसा कि मैडम ने अपना पक्ष रखा है कि वो कुछ जेंडर सेंसिटाइजेशन से संबंधित कुछ प्रोग्राम्स पे और उनसे विद्यार्थियों से रूबरू होना चाह रही हैं, हमारी भी जिज्ञासा थी। और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस बात का आग्रह करेंगे कि वे कम से कम मैडम ने जिन एजुकेशनिस्ट के ऊपर प्रकाश डाला है आज, उनके लिए कम से कम हम लोग एक वर्कशॉप या वेबिनार इस तरह का आयोजित कर सकें। और आईआईसी भी उससे जुड़ेगा ताकि न केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो वर्तमान में है, उसके पहले भी जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं सर सैयद अहमद खां, मालवीय जी, टैगोर जी, महात्मा गांधी, इन सब पर स्पेशली एक एक लेक्चर हम लोग कर सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भी हमारे मेंबर्स और विद्यार्थी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, सुनीता मैम के इस लेक्चर से वो निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। तो एक बार सुनीता मैम मैं आपको आईआईसी की तरफ से फिर से धन्यवाद देता हूं और हम चाहेंगे भविष्य में कि आप हमारी संस्था के साथ जुड़े रहें। और स्पेशली मैं बहुत प्रेरित रहा आपके इस व्याख्यान से और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि आप हमारे संस्थान से और इस तरह के प्रोग्राम से निरंतर जुड़ी रहें। तो प्रोग्राम में जितने भी लोग सम्मिलित हुए उन सबको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैडम को बंद मीटिंग का कह दो कि खत्म कर सकते हैं, बता दीजिए। थैंक यू मैम, हम निश्चित रूप से आपको पुनः सुनेंगे। और अब मैम मीटिंग एंड करते हैं। आशीष थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। सभी का धन्यवाद है। सभी का धन्यवाद और मैडम का विशेष धन्यवाद। फिर से मिलते रहेंगे मैडम। बिल्कुल थैंक यू आशीष। नाउ एग्जिट। ओके मैम। ओके ओके।